हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल आओ बहन बातें करें। आज के एपिसोड में हम एपिसोड नंबर 7 और 8 के बचे हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ के एपिसोड्स की बात हो रही है। जो लोग नए हैं उन्हें मैं बता दूं, ये चैनल बेस्ड है फुल्ली आप लोगों के कमेंट्स पर, आपके रियल लाइफ स्टोरीज, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स पर और उनके रियल लाइफ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस पर, जो मैं और मेरे देखने वाले बाकी सभी व्यूअर्स आपस में एक दूसरे को सुझाते हैं। इसलिए एक अच्छी सी कम्युनिटी बिल्डअप हो रही है। हर कोई यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहा है। खुशी इस बात की है कि मेरे दिए हुए सजेशन से लगभग सभी की जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनको वो सॉल्व करने में सक्षम हो पा रहे हैं और उनकी लाइफ कहीं ना कहीं ट्रैक पर आ रही है। तो जब आप लोगों के थैंक यू मैसेज आते हैं या फिर ये आता है कि घर की स्थिति सुधर गई है, पति के टर्म्स उनके साथ सुधर गए हैं या वो अपनी लाइफ में अब पहले से ज़्यादा खुश हैं, तो मुझे सच में बहुत शांति होती है कि हाँ, जो मैं मेहनत कर रही हूँ वो कहीं ना कहीं सफल हो रही है, लोगों के काम आ पा रही हूँ मैं। उसके लिए मैं भगवान की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। अब चलते हैं आज के फटाफट क्वेश्चंस की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ कि हेलो दी, मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं, 2 बच्चे हैं, इन लॉज के साथ रहती हूँ। शादी के बाद जॉब भी की जब तक मेरा फर्स्ट बेबी ही था। सेकंड बेबी की डिलीवरी तक जॉब भी की, पर फिर दोबारा ज्वाइन नहीं कर पाई क्योंकि सास ने बेटी को कभी लिया ही नहीं, अकेले ही करती थी सब। आज बेटी 4 साल की हो गई है। जब सोचती हूँ करने की तो ये है कि बच्चों को कौन देखेगा। वो कुछ ज़्यादा ही टॉक्सिक है। इवन मैं वॉक या घर का बाहर भी नहीं जा पाती हूँ। वो बच्चों को बिल्कुल भी नहीं देखती हैं और ना ही घर के किसी काम में हेल्प करती हैं। हस्बैंड भी कुछ नहीं बोलते हैं क्योंकि मेरे फादर इन लॉ ही घर का सारा फाइनेंस हैंडल करते हैं। हस्बैंड अभी फाइनेंशियली उन्हीं पर डिपेंड हैं। मैं घर में काम करते करते फ्रस्ट्रेटेड हो जाती हूँ कि वो बैठ के आराम से देखती हैं और कभी तो हंसती भी हैं। कॉन्फिडेंस भी कम होता जा रहा है, हंसना भी भूल गई हूँ। अपनी बात क्या कई बार रख चुकी हूँ, कोई फ़ायदा नहीं होता। हस्बैंड और फादर इन लॉज कहते हैं कि वो ऐसी ही हैं, उसे उम्मीद ना करूं। पर अपने लिए कैसे रास्ता बनाऊं जॉब का। अगर 1-2 दिन के लिए मम्मी के घर जाती हूँ या बीमार हो जाती हूँ तो होटल से ही खाना आता है, हो सके तो बताना दी। इसी पर एक कमेंट और आया कि आई नीड सोल्यूशन टू, यानी कि उनकी भी सेम प्रॉब्लम है। अब देखो, इसमें पॉइंट जो आता है वो कई बार इस तरीके की प्रॉब्लम्स हर एपिसोड में लगभग एक आध क्वेश्चन आता है कि वो बाहर नहीं जा पाती क्योंकि उनके बच्चों को इन लॉज होते हुए भी वो देख नहीं रहे, उनकी टेक केयर नहीं कर रहे। तो यहाँ देखो, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि बच्चे हमारे हैं, पैदा हमने किए हैं, तो उनकी पूरी जिम्मेदारी हमारी है। हमारे इन लॉज की जिम्मेदारी हमारे हस्बैंड को पालने की थी, वो उन्होंने पूरी कर दी। तो अब हमारे बच्चों को वो टेक केयर करें या नहीं करें, ये टोटली उनकी चॉइस है। आप उन पे ज़बरदस्ती मतलब अधिकार जता के नहीं कह सकते। ना ही मुझे लगता है कि किसी को ये कहना चाहिए कि अगर वो अपने पोता पोती का ख्याल नहीं रख रहे तो वो गलत कर रहे हैं। रख लें, निसंदेह की बहुत अच्छी बात है, आप भी खुश रहेंगी, परिवार में खुशियाँ ज़्यादा रहेंगी। लेकिन अगर वो नहीं रखते, आप उन्हें टेक्निकली गलत नहीं ठहरा सकते, पहली चीज़। ठीक है। अब आपने 1 बच्चा किया या 2 बच्चे किए, उनकी जिम्मेदारी आपकी है। आपको सोचना है कि अब मैं इन्हें कैसे पालूं। आपको वो दिख रही हैं सामने, इसलिए आप इरिटेट हो रहे हो। आप सोच के देखो, जो यूनिट फैमिली में रहते हैं या हम हैं या कोई और है और तब यही स्थिति होती, तो क्या आप जॉब के साथ रहते रहते बच्चे करती नहीं? और अगर आप बच्चे करती तो आप तब कैसे हैंडल करती? आप उस स्थिति में अपने आप को इमेजिन करके सोचो। दूसरी चीज़ जो आपका वीक पॉइंट आ रहा है निकल के, वो इसमें ये है कि आपके हस्बैंड जो हैं वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है। जब आप दूसरे की कमाई पर रहेंगे तो वो दूसरा चाहे आपका मतलब अपना पिता ही हो, आपको थोड़ा सा सुन के चलना पड़ेगा, कई बार अपनी इच्छाएं मारनी पड़ेंगी। सेम गोज विद हस्बैंड वाइफ। तो पैसा बहुत बड़ी चीज़ है। मैं ये नहीं कहती कि पैसा आए तो आप माँ बाप की इज्जत करना छोड़ देंगे, लेकिन अगर आप कमाते ही नहीं हैं तो आपको इज्जत से आगे बढ़ के उनका हर हुक्म मानना ही पड़ेगा, भले आपको सामने के सामने दिख रहा हो कि वो जो कह रहे हैं वो शायद सही नहीं है। दूसरी कमी ये है, इसकी वजह से आपकी स्थिति खराब है। अब उसको आप चेंज नहीं कर सकते, बाप बेटे का रिलेशन है, ये कर रहे हैं आपके ससुर की, चलो आपकी सास घर में आपकी हेल्प नहीं कर रही लेकिन आपके ससुर आपके पति की फाइनेंशियली हेल्प कर रहे हैं, तो ये आपके लिए पॉजिटिव चीज़ हो गई कि ठीक है, आपको फाइनेंशियली हेल्प मिल रही है। लेकिन आप अपनी जॉब के लिए, मेन जो मुझे समझ में आ रही है कि अब आप क्या चाह रहे हो कि मैं जॉब के लिए कैसे अपने लिए व्यवस्था बनाऊं।
तो देखो, अब आपकी सास अगर हेल्प नहीं कर रही बच्चे को देखने के लिए, अब आपको इंडिविजुअली करना है, तो आप डे केयर में छोड़ो, आप फुल टाइम मेड लगाओ। दो ऑप्शन है आपके पास कि स्कूल से आने के बाद वो आपके बच्चे को देखेगी। ठीक, अब आपको कोई गलत क्यों नहीं कह पाएगा, क्योंकि आप कई बार ट्राई कर रही हैं और आप भी कह सकती हैं कि भाई मम्मी जी अपनी मर्जी की मालिक हैं, अगर उनका मन नहीं है और वो नहीं रख पा रही तो मैं उन्हें फोर्स नहीं कर सकती, लेकिन लेट मी अपॉइंट अ मेड। तो आप जब जॉब करेंगी पैसे आएंगे, आप एक फुल टाइम मेड रखो, अच्छे से देखभाल के, वो पीछे देख लेगी जितना भी होगा आपके बच्चों का, बाकी जो होगा वो आप आके करोगे, क्योंकि वर्किंग होगे तो वर्कलोड बढ़ेगा। ठीक है जी। और दूसरी चीज़, अपने हस्बैंड को लगातार मोटिवेट करते रहिए कि भले उनके पिताजी उनकी फाइनेंशियल हेल्प कर रहे हैं, लेकिन उनको भी फाइनेंशियल बागडोर थोड़ी अपने हाथ में लेने वाली पोजीशन में आना चाहिए। कुछ अपने पैसे इस तरीके से अर्न करने चाहिए कि जहां उन्हें लगे अपनी पत्नी या बच्चे के लिए स्टैंड लेना वो ले सकें। ठीक, तो एक तो ये चीज़ आप दिमाग से निकाल दो कि वो नहीं कर रही तो अब मैं क्या करूं, नहीं कर रही उनकी चॉइस है, आप उन्हें फोर्स नहीं कर सकते। दूसरा, एक इन्होंने बात जोड़ी कि अगर मैं कहीं 2 दिन के लिए मैके भी जाती हूँ तो होटल से खाना आता है, दैट इज़ फाइन। वो आपको 2 दिन के लिए भी जाने ना दें तब बहुत बड़ी बात है कि भाई मैं जाऊंगी ही नहीं, क्या बिल्कुल बंधुआ मजदूर हूँ, लेकिन आप चले गए, उसके बाद वो होटल से खाएं, भूखे रहें, खुद बनाएं, रिश्तेदारी में जाके खाएं, इट्स नॉट योर प्रॉब्लम। ठीक है, आप 2 दिन के लिए जाना चाह रही थी, आप 2 दिन के लिए गई ना, तो दैट्स इट। अपना क्लियर रखो कि आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या, और बस उतना मिल गया ना, उसके बाद दूसरा कोई क्या कर रहा है वो आपका बिजनेस नहीं है। ठीक, तो आप क्या करो, जॉब करनी है आप जॉब करो, और उन पैसों से आप मेड लगाओ बढ़िया अपना, और बच्चे जो हैं वो धीरे धीरे करके 5-6 महीने लगेंगे, एडजस्ट हो जाएंगे। कोशिश यही करना कि विनम्र भाषा में इस तरीके से बात हो कि इस बात को लेके घर में झगड़े ना हो, और आपका ये है कि जॉब भी शुरू हो जाए और क्लियर कट बात हो जाए कि ठीक है आप नहीं रख रहे, कोई बात नहीं, है ना। नाराजगी मत रखो इस चीज़ पे। आपका टारगेट उनको नीचा दिखाना या जबरदस्ती उनसे अपने बच्चे पलवाना नहीं है, आपका टारगेट है कि आप जॉब नहीं ज्वाइन कर पा रहे, तो उसका सिंपल और प्रैक्टिकल सोल्यूशन ये है। आई होप आप सेटिस्फाई हो जाएंगे इस जवाब से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, कंटेंट या आइडिया पसंद आ रहा है, तो एक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दूसरे, जब भी मैं इस चैनल से रिलेटेड या लिव लाइफ इजी से रिलेटेड लाइव सेशन करूंगी तो वो मैं इंस्टाग्राम पे करूंगी, तो अगर आप इंस्टाग्राम पे अभी तक मुझसे नहीं जुड़े हुए वहाँ पर जुड़ लो। कोई पैसे नहीं खर्च होने, सिर्फ इंस्टाग्राम ऐप खोल के एक फॉलो बटन दबाना है, उसमें आपको थोड़ा फ़ायदा शॉपिंग का भी हो जाएगा, क्योंकि जो भी मैं शॉपिंग की चीज़ें करती हूँ वो मेनली इंस्टाग्राम पे शेयर करती रहती हूँ। बाकी तो जब लाइव सेशन होंगे तब वहाँ पर आप लोग मुझसे डायरेक्टली मिल पाओगे, फेस टू फेस वीडियो कॉल के ज़रिए। ठीक है जी, तो वहाँ पर मैं आपका वेट कर रही हूँ। अब फटाफट से आज पढ़ते हैं आज का सेकेंड क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आया कि इनकी सास जो है वो 53 की एज में गुजर गई हैं। इनके ससुर जी हैं, घर हैं, ससुर को, बच्चों को, पढ़ाई को वो सब मैनेज कर रही हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा, क्योंकि माँ के गुजर जाने से उनके पति भी जो हैं वो उदास रहते हैं, और उनको बार बार ये रहता है कि पिताजी जो हैं वो कैसे आगे जो है कंटिन्यू करेंगे, बहुत परेशान वो रहते हैं। अब वो हंसते मुस्कुराते नहीं है, किसी से बात नहीं करते, तो इनको नहीं समझ में आ रहा कि अब ये कैसे हैंडल करें। तो ये मतलब इनका कह रहे हैं कि लाइफ जो है वो झंड सी हो गई है कि क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा। और मैं आपको 3 ब्लॉक से मैसेज कर रही हूँ, उसके लिए सॉरी कि अगर 3 ब्लॉक है, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन आते हैं, नहीं पॉसिबल हो पाता। इसमें क्या है कि देखो, अब वो लिख रही है कि उनकी सासू माँ बहुत अच्छी थी, तो जब घर में से उनकी माँ, आपके पति की और उन आपके ससुर की पत्नी गई है, वो एक बड़ी चीज़ होती है, और उससे उबरने में उन्हें ज़्यादा समय लगेगा आपके बनिस्पत। तो अब आपके पास ऑप्शन सिवाय वेट करने के कुछ नहीं है। थोड़ा टाइम लगेगा, हो सकता है थोड़ा ज़्यादा भी लग जाए। आपको शांत रहना है, कोई इस बात पे कलेश या बतंगड़ नहीं खड़ा करना, कोशिश ये करनी है। इवन इस टाइम पे कोई ऐसी ज़रूरी बात हो भी जो परेशान उन्हें कर सकती है, हो सके तो उसे अवॉइड करें, क्योंकि वो अभी और दूसरे ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। तो आपको वेट करना है, जस्ट इतना। अभी आपको सब्र से काम लेना चाहिए थोड़ा, कि लाइफ झंड हो गई है वाले फेज में मत जाइए। अपने आप को मन में समझाइए कि इट इज़ अ फेज, और जो जल्दी ही निकल जाएगा। बस आपको फिलहाल वो है कि उनके लिए अलग तरीके की मुश्किल का टाइम है और आपके लिए अलग, लेकिन मिलके ही आप इस चीज़ से निकल पाओगे। तो इस टाइम आपको उन्हें थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा कि ठीक है, टेक योर टाइम, दोनों को ही।
और उतने में आपको थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है, लेकिन आप करते रहो। इसमें करने लायक कुछ और है नहीं कि यहाँ पर आप स्टैंड ले लो या उनसे बात करो, इनसे बात करो, कुछ नहीं है। ये झटका है, जीवन का दुख है, तो उसको टाइम लगेगा उन्हें उभरने में, तो वो आपको टाइम ही देना पड़ेगा और कोई समस्या का हल नहीं है। आप जितना हो सके बिजी रहिए और अपना ध्यान डाइवर्ट कीजिए। जस्ट कीप ऑन रिपीटिंग कि ठीक है, टाइम है, निकल जाएगा, चीज़ें वापस नॉर्मल होंगी 4-6 महीने में, तब तक के लिए आपको वेट करना होगा। अब जो अगले क्वेश्चन आए हैं ना, वो एक इसमें आया है और एक अभी रिसेंट बिल्कुल जो गया है उस पे आया है। टैगलाइन क्या है समस्या की कि पति कमाते हैं, देवर नहीं कमाते। अब नहीं कमाते तक बात खत्म नहीं होती। उन देवर जो वो नहीं कमा रहे, उनका खर्चा इनके पति उठा रहे हैं। दोनों ही केसेस में ये है। तो जो मेरे सामने अभी क्वेश्चन है उसमें ये है कि पढ़ाई में अच्छे थे इनके देवर, उनके कहने पर उन्होंने नर्सिंग करवाई तो वो 6 महीने करके छोड़ दिया। इसके बाद इन्हें और एक कोर्स करवाया, BSc MSc जो भी है, तो उसमें भी वो नहीं कर रहे। और अब फाइनली ये है कि मतलब जहाँ पर भी वो जॉब लगवा रहे हैं वो छोड़ दे रहे हैं, उसको काम को पूरा कर नहीं रहे, कमा नहीं रहे, कुल मिला के देवर। और जो इनका खर्चा है, दूसरे केस में तो शादी भी हो चुकी है देवर की, और शादी के बाद भी उनका खर्चा जो है वो ही उठा रहे हैं। ठीक है जी। तो ऐसी कंडीशन में डिप्रेस होना बनता है पत्नी का, क्योंकि अगर मेरा पति 40,000 कमा रहा है या 60,000 कमा रहा है या 20,000 कमा रहा है या 1 लाख कमा रहा है, उसमें मेरा और मेरे बच्चों का या मेरे पति के माँ बाप का, अगर वो हमारे साथ रहते हैं, हम जॉइंट फैमिली में हैं, वहाँ तक समझ में आता है कि ठीक है। लेकिन जहाँ तक देवर जेठों की बात होती है, तो जब भाई भाई हैं, बराबर कैटेगरी में हैं, लेने के लिए बराबर खड़े रहते हैं हर चीज़ में, एथिकली भी कानूनी भी, तो फिर जब करने की बारी आती है तो भी बराबर ही करना चाहिए। अब ऐसे में एक भाई होने के नाते आप अगर इतने सालों से कर रहे हैं, ये आपके लिए बहुत, मतलब आपने एक मॉरल उसके उसमें बहुत अच्छा कदम उठाया है। लेकिन हर चीज़ की एक सीमा होती है। आप दान कीजिए, आप किसी की भलाई कीजिए, बढ़िया बात है, लेकिन तब तक कर सकते हैं जब तक उस भलाई में, उस दान के बाद आपकी जेब खाली ना हो जाए, आप सड़क पे ना आ जाओ। ठीक है जी। तो एक कंडीशन के बाद जब खर्चे बढ़ते हैं, बच्चे बढ़ते हैं, जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, उसके बाद या तो अब आपके पास 2 कंडीशन है कि आप फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग हो कि आप अपनी इनकम में से 2 परिवारों को पूरी जिंदगी पाल सकते हो, तो आप भाई वाला रिश्ता बिल्कुल प्रेफर करो। कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप ट्राई कर लो, कमा ले ठीक है, नहीं कमाए ठीक है। लेकिन अगर आपकी फाइनेंशियल स्थिति ऐसी है कि आप एक सम्मानजनक जीवन एक परिवार को ही दे पाओगे, आप, आपकी पत्नी, बच्चे और हो सकता है आपके माँ बाप, और उसके बाद आप भाई के परिवार की पूरी जिम्मेदारी अगर उठा रहे हो केवल इसलिए कि ये तो करता नहीं और इनका क्या होगा, तो वहाँ आप लॉन्ग टर्म में पछताओगे, नुकसान में जाओगे। क्योंकि कितना भी कर लो, कितना भी, कल को आपके अपने बच्चे कैलकुलेट करेंगे कि पापा इतना कमाते थे और हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। दूसरी चीज़, जिनका आप कर रहे हो, आप ये बात लिख के ले लो कि आज से 20-25 साल बाद आप अंदर से खाली हो जाओगे, लेकिन वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। हो सकता है वो आपको सामने से थोड़ी इज्जत दे दें कि नहीं भैया जो कहेंगे ये वो, लेकिन अगर कभी, जिसे कहना चाहिए एसिड टेस्ट होगा रिश्तों का, कभी कोई ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ एक्चुअल में प्रूफ देना पड़ेगा कि हाँ कितनी जगह है बता तेरे दिल में मेरे लिए, तो हो सकता है कि वहाँ आपको अपनी एक्सपेक्टेशन के विरुद्ध कुछ मिल जाए और तब आप सोचोगे कि पूरी ज़िंदगी मैंने क्या किया। ठीक है। तो जुआ जो है वो इतना खेलना चाहिए कि जब हम हार जाएं तो हम समझ जाएं अपना, आप सर्वस्व जुए में नहीं लगा सकते कि अगर आप हार गए तो उसके बाद आप किसी लायक ही ना रहो। तो अपनी कमाई देखो, दोनों तीनों केसेस में इस तरीके के 2-3 क्वेश्चन आए हैं। अपनी अर्निंग देखो, अगर आपको लगता है कि आप 2 परिवार ठीक ठाक चला लोगे तो मत छोड़ो, खून का रिश्ता है, भाई के बच्चे भी, भाई वो भी अगर दिक्कत में रहेंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं ये नहीं कह रही कि आप उनको छोड़ दो, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि उनको करने के चक्कर में कहीं ना कहीं जो आप अपने बच्चों के लिए कर रहे थे उसमें आपके बच्चों को सफ़र करना पड़ रहा है, तो मैं 100% कह सकती हूँ कि बुढ़ापे तक आते आते आपको चारों तरफ से बुराई मिलेगी, कहीं से कोई भलाई नहीं मिलने वाली। जिनका कर रहे हो वहाँ से भी, और जिनका आपको करना चाहिए था उनका नहीं कर पाए अपने बीवी बच्चों का, वहाँ से भी।
तो इस टाइम पे कैलकुलेट करना ज़रूरी है। बाकी देवर का ऐसा है कि जी उन्हें कैसे समझाएं, उसे समझाने का मेरे पास कोई तरीका नहीं है, क्योंकि जिसको कमाना नहीं है, जो नहीं कमाना जानता, जिसके बस की मेहनत नहीं है, वो नहीं करेगा। वो आप कितना ही कह लो उसे, चाहे आप जलील कर लो, चाहे आप प्यार से समझा लो। जिस आदमी को फ्री की खाने की आदत पड़ जाती है, उसे पड़ जाती है, वो नहीं बदलेगा, किसी के लिए नहीं बदलेगा। आप छोड़ दोगे, भले उसकी बीवी कमा रही हो, वो उस पर रहेगा। उसकी बीवी भी नहीं कमाएगी, वो रिश्तेदारों से उधार मांग के, झूठ बोल के, धोखाधड़ी करके पड़ा रहेगा। लेकिन अगर एक आदमी को आदत पड़ जाती है ना घर में बैठ के बिना कमाए खाने की, उसकी आदत नहीं सुधरती, जैसे शराबी की होती है। ये मैंने प्रत्यक्ष देखी हुई है चीज़। तो समझाने की तो ऑप्शन मेरे हिसाब से तो कुछ है नहीं वहाँ। आप अपना देखो कि भाई मेरी गुंजाइश कितनी है, कितनी मैं मदद कर सकता हूँ एज अ भाई, और लगे कि कर सकते हो तो करो, और लगे कि नहीं कर सकते हो तो भाई समझ जाओ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अब देखो, जैसे ये अभी आया था ना भाई भाई का, इसी तरीके से देखो एक कमेंट, मैं इसीलिए पिछली बार कह रही थी, जो ये कह रहे थे ना कि मेरा बच्चा अकेला रह जाएगा, उसका कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, ये वो, तो मैं अपने जीवन में भी देख रही हूँ, ससुराल में भी देख रही हूँ, और कमेंट्स में भी देख रही हूँ कि जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है ना, वो एक्चुअली हो ही ब्लड रिलेशन में रही हैं, कि सगे भाइयों में, सगी बहनों में। तो ये ऐसा नहीं है कि आपकी बेटी आपके बाद अकेली रह जाएगी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। हो सकता है उसके कजिन्स उसके सगे भाई बहनों से ज़्यादा उसके सपोर्ट में खड़े रहें। तो मेरा कहने का मतलब वहाँ भी यही था। अब अगला क्वेश्चन सुनो कि दीदी आई रियली लाइक यू, आपके सारे चैनल देखती हूँ मैं, आज आप मेरी भी एक बात का जवाब दीजिए। बात सुनो, मेरी छोटी बहन है, वो बहुत तेज़ है, चालू टाइप। जब उसका काम होता है तो दीदी कहती है, वैसे बदतमीजी करती है, तू करके बोलती है। मैं पूरा घर का काम करती हूँ, बाहर का भी सामान लाती हूँ, मुझे कामचोर बोलती है, और मैं रो या दुख हूँ तो मज़े लेती है। और 3 भाई बहन हैं, भाई भी सेल्फिश है, ये बहन भी, सब अनमैरिड हैं, मम्मी है, पापा नहीं हैं। मैं इनका दिल से करती हूँ, खाना भी, पीना भी, और सब कुछ, अपनी चीज़, अपने कपड़े सब देती हूँ, और ये मुझे इग्नोर करते हैं, मुझे दुख देती है। मैं क्या करूँ दीदी, हमेशा ऐसे ही करते हैं, दोनों भाई बहन एक साइड हो जाते हैं और मम्मी रोने लगती हैं। मैं बुरी बन जाती हूँ, सब कुछ करने के बाद मुझे जलील किया जाता है, मेरी हेल्प करो दीदी, मेरी बड़ी दीदी। इस तरीके से इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। आ गई ना वही बात, अगली सब कुछ कर रही है, लेकिन बदले में उसको क्या है कि सिंपली उसको यूज़ किया जा रहा है, जो इस कमेंट को पढ़ के पता लग रहा है। और वो कर रही है आउट ऑफ लव कि मेरे भाई बहन है, ठीक है ना, कि पेरेंट्स में एक सिंगल पेरेंट है तो लेट मी हैंडल ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ताकि उसका पेरेंट जो है, मम्मी है या पापा जो बचे हुए हैं, वो थोड़ा लाइट उनको हो जाए। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे इनके लिए आप क्या ही सलाह दोगे, अगर आप भी सुन रहे हो कि भाई आपको सामने से वो बता रही है कि मैं मन से कर रही हूँ, लेकिन वो कभी दीदी दीदी और कभी फिर तू। ऐसे आदमी का मेरे हिसाब से इलाज यही है कि आपने एक बार देखा, 2 बार देखा, 3 बार देखा, जब आप कह रहे हो कि हमेशा ऐसे ही होता है, तो आप कोरे बेवकूफ़ बन के बार बार जो सेम ट्रैप में क्यों फंस रहे हो। भाई हम सड़क से जा रहे हैं, गड्ढा है, एक बार गए गिर गए, दोबारा फिर गए अंधेरे में नहीं दिखा गिर गए, तिबारा फिर गए हमारा ध्यान कहीं और है फिर गिर गए। कब तक गिरोगे एक ही गड्ढे में। आपको याद हो जाएगा ना कि भाई मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ आके मैं गिर जाता हूँ, तो आप फिर बच के निकलोगे। तो भले आपके सगे भाई बहन हैं, लेकिन जब अगली बार वो दीदी दीदी करके आए, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ये टेम्परेरी है। तो आप भी उसी उसमें बात करो कि ठीक है, तू अपना दीदी अपने पास रख, तू करके बात करती है वही ठीक है, तेरे को जो चाहिए सीधे बोल, मेरे को मैनिपुलेट मत कर इमोशनली, ठीक। और अगेन वही वाली बात जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में कही कि आप उनके लिए उतना कीजिए जितने में आप सफ़र ना करो। तो अगर जो आपने किया वहाँ से वापस नहीं भी आएगा तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आपने छोड़ दी उस चीज़ को। कि आपने कोई कपड़ा देना था, आपने दे दिया, तो आप ऐसा ही कपड़ा उसको दो जो आप वास्तव में दिल से छोड़ रहे हो कि ठीक है अब ये मैंने इसको दे दिया, वापस ना आए। पैसे किसी को दे रहे हो, उतने दो जो ये सोच के दे सको कि भाई मैंने इसको दे दिया, वापस नहीं आने के। तो अगर वापस आ जाते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन वापस नहीं भी आते तो आपका रिश्ता बच जाता है, क्योंकि आपने उम्मीद की ही नहीं थी। ये होता है। तो अगर आपको पता है कि सामने वाला बार बार आपको यूज़ कर रहा है, बार बार आपको मैनिपुलेट कर रहा है, तो आप मैनिपुलेट हो क्यों रहे हो। वहाँ पे उसकी शार्पनेस से ज़्यादा आपका इमोशनल फूल होना साबित हो रहा है। तो इमोशनल फूल होना किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता, ना आदमियों के लिए, ना औरतों के लिए, किसी के लिए भी। तो आपको देखना चाहिए कि कौन आपसे रियली कनेक्टेड है और कौन आपका सिर्फ पागल बना रहा है भावनाओं के नाम पे। तो अलर्ट रहिए।
अब आता है, एक हाउसवाइफ हूँ, मेरे एज 49 ईयर्स है। 2021 में मेरे हस्बैंड की ब्रेन हैमरेज से डेथ हो गई। गांव में रहती थी, मेरे पति की दुकान थी जनरल स्टोर। एक बेटा 21 ईयर्स का है। जब पति नहीं रहे तब वह 18 साल का था। किसी ने साथ नहीं दिया। घर वाले जो कुछ था वो सब भी ले लेना चाहते थे। मार देंगे की धमकियां मिल रही थी। फिर मैंने पुलिस का सहारा लिया, तब कुछ शांति मिली। दुकान में, घर में कर ली है और खेती बाड़ी का काम भी करवाने लगी हूँ। आसपास के लोगों ने मेरी ज़मीन घेरना शुरू कर दिया। उसकी लड़ाई भी लड़ी और अपनी ज़मीन घेरी। जो बची थी, अब सब ठीक चल रहा है। लेकिन एक बात मेरे मन को कचोट रही है कि मेरा बेटा पढ़ नहीं पा रहा। क्या करूँ? मुझे कमेंट लिखने का समय नहीं मिलता। 10 बजे रात को मैं लिख रही हूँ। कहना तो बहुत कुछ था लेकिन समय नहीं है, फिर कभी लिखूंगी। तो सबसे पहले तो सैल्यूट है आपको, आप एक रियल फाइटर हो। आपने अपने हस्बैंड के बाद उनकी जितनी भी चीज़ें थी उसको बहुत अच्छे से संभाला और इस तरीके से आपने अपने बच्चे का फ्यूचर जो है वो सिक्योर किया। अब आपका बच्चा पढ़ नहीं रहा, जो मेन दिक्कत है आपकी वो है। देखो, पढ़ाई में हर एक बच्चे का दिमाग एक सा नहीं होता। 21 साल का वो लड़का है, कोई छोटा बच्चा नहीं है। उसे अपना भला बुरा अच्छे से पता है। अगर वो नहीं पढ़ रहा, वो जानबूझ के पर्पजली नहीं पढ़ रहा है। उसको पता है कि उसको या तो समझ में नहीं आ रही पढ़ाई या उसका इंटरेस्ट नहीं है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि एक 21 ईयर्स ओल्ड बच्चे को जो अब तक नहीं पढ़ रहा, अब आप सोचें कि उसको पढ़ा के कोई नौकरी के लायक बना दें, तो वो थोड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। ठीक है, नौकरी करने के लिए, कंपटीशन बीट करने के लिए एक ब्रिलियंट माइंड बच्चा चाहिए जिसको खुद से पढ़ाई में दिलचस्पी हो। किसी के धक्का देने से बच्चा पास हो सकता है, कंपटीशन बीट नहीं कर सकता, ये बिल्कुल कटु सत्य है। ठीक है, तो कंपटीशन वही निकालेगा जिसको खुद को ललक होगी। तो आप बजाय उस जोन में जाने के कि ये पढ़ेगा और नौकरी करेगा, उसकी बजाय आप उसको कोई स्किल सिखाओ, कोई भी, जो उसके हाथ में हुनर आए, जिसमें भी उसका इंटरेस्ट हो। ठीक है, बाकी आपकी थोड़ी सी खेती बाड़ी है, आपकी दुकान है, वो आप जैसे चला रहे हो चलाते रहो। तो जो स्किल सीख के आपका बच्चा कमाएगा, हो सकता है जब उसके हाथ में हुनर आए और वो एक्सपर्ट हो जाए तो वो दुकान से अच्छा कमा लेगा। तो आप उसकी पढ़ाई का इतना स्ट्रेस मत लो। उससे जस्ट बैठ के बात करो कि ठीक है बेटा, नहीं होती पढ़ाई कोई बात नहीं, लेकिन तू कुछ काम सीख ले, ऐसी कोई चीज़ जिसमें तेरा इंटरेस्ट हो, तो तुझे अच्छे से आ जाएगी। तो तू अपना जीवन यापन उससे कर लेगा। मैं हमेशा बैठी रहने वाली नहीं हूँ और जो हमारे पास है वो भी इतना नहीं है कि उसमें तू पूरी ज़िंदगी बैठ के खा ले। तो जब आप उसको प्रैक्टिकली चीज़ें बताओगे, वो समझ जाएगा कि हाँ चलो मम्मी मेरी प्रॉब्लम समझ रही है कि मुझे पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है। तो वो आएगा ट्रैक पे धीरे धीरे। और आपकी स्ट्रगल वो देख ही रहा है लाइव। नहीं भी दिख रहा तो उसको बताओ कि तू देख रहा है क्या हो रहा है। कई बार बच्चों को ना सामने के सामने चीज़ें नज़र नहीं आती, तो उनको आप बैठा के बताओ कि भाई देख क्या चल रहा है। तो अगर मैं इतना कुछ कर रही हूँ तो तेरे लिए ही कर रही हूँ, तो आगे अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए थोड़ी सी मेहनत तुझे भी करनी पड़ेगी। तो उसको जब आप थोड़ा थोड़ा रोज़ बताओगे, कब तक नहीं आएगी दिमाग में, आ ही जाएगी। बाकी आपका फ़र्ज सिर्फ कहने का है। किसी को बदल दें, हर कोई महात्मा बुद्ध नहीं होता। चाहे माँ बाप कितनी भी कोशिश कर लें, अगर माँ बाप की कोशिश करने से हर बच्चा कामयाब हो जाता तो किसी का बच्चा कभी भी ऐसे बेरवा बिरान घूमता नजर नहीं आता। क्योंकि कोई माँ बाप नहीं चाहता कि उसके बच्चे काबिल ना हो। कोशिश वो हर बच्चे पे करता है, लेकिन फिर भी एक बच्चा अच्छे से कमा रहा खा रहा होता है, लाइफ में सेटल हो रहा होता है, दूसरा बिल्कुल खाना खराब घूम रहा होता है ना ये चीज़। तो आप अभी इतनी अर्ली एज में 21 साल में उस पर आगे तक का नेगेटिव मत सोचो। जस्ट उसको कोई स्किल सिखाओ कि कुछ भी, मतलब बाइक्स ठीक करना, मैकेनिक वाला काम है, बिजली का काम सीख ले। ये छोटे लेवल के मैं काम बता रही हूँ, हो सकता है उसके अंदर दिमाग इससे ज़्यादा का हो, कुछ कंप्यूटर में वो जानता हो वो कर ले, ऑनलाइन कोई जॉब करना चाहता हो वो कर ले, जो थोड़ी कम पढ़ाई में भी हो जाए, लेकिन जो वो कर सके अच्छे से। आप उसको वो स्किल सीखने के लिए प्रोत्साहित करो और आप स्ट्रेस मत लो, क्योंकि आपकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत स्ट्रगल है। एक क्वेश्चन आया है कि मैं एक छोटी सी जॉब करती थी, जॉब किसी वजह से छोड़ दी 20 दिन पहले। अब मैं सब काम टाइम से हो रहे थे, लेकिन सिलाई आती है। अब सोच रही हूँ कि सिलाई या कुछ घर से ही कर लूँ, और घर के काम में लेकिन जब फ्री होती हूँ तो हिम्मत नहीं होती। ठीक है, तो अब ये नहीं समझ नहीं पा रही कि ये स्टिचिंग करें या वापस जॉब करें। तो देखो, यही फर्क होता है घर से बाहर निकल के जॉब करने में। अगर आपको हेडेक भी हो रहा है, कुछ परेशानी भी हो रही है, अब मैं हूँ सुबह निकलना है तो निकलना है मुझे उस टाइम पे, है ना। लेकिन मुझे वीडियो बनानी है घर पे, तो मेरा अभी कोई ज़रूरी काम आ गया, चलो बाद में शूट कर लेंगे। अभी ये कुछ हो गया, बच्चों का कोई काम आ गया, चलो इसके बाद कर लेंगे।
रात को थक गए, चलो नहीं करते, आज मिस हो जाती है, ये फ़र्क पड़ता है। लेकिन वो चीज़ मैं अपनी जॉब के साथ नहीं कर रही, क्योंकि मुझे वहाँ परमानेंट जाना है, फिक्स टाइम पे रिपोर्ट करना है, फिक्स टाइम पे आना है। तो ये फ़र्क तो देखो रहता है वर्क फ्रॉम होम में और बाहर जाके जॉब करने में। लेकिन ये फ़र्क परमानेंट भी नहीं है। अगर आप थोड़ा सा मेंटली स्ट्रांगली करेंगी काम, तो ये फ़र्क ख़त्म हो जाएगा। अब आपकी जॉब जो थी वो छूट गई है। तो मैंने इनको कमेंट में भी जवाब दिया था कि जिसमें अर्निंग ज़्यादा हो आप उस काम को ऑप्ट करो। अगर आपको लगता है आप स्टिचिंग में जॉब की तनख्वाह से ज़्यादा कमा लोगे, तो आप जॉब क्विट कर दी, कोई बात नहीं, आप सिलाई करो। अगर आपको लग रहा है जॉब में अच्छे पैसे थे, तो अगर किसी रीज़न से वो जॉब छोड़ दिया, तो आप दूसरी जॉब के लिए पूरा तन मन लगा दो कि भाई नहीं, दूसरी जॉब पकड़नी है। ठीक। अब स्टिचिंग के लिए जो वो वाली बात आती है कि हिम्मत नहीं रहती, तो देखो हिम्मत रहने वाली बात की ना, हिम्मत तभी रहेगी जब आप में एनर्जी रहेगी, और एनर्जी तभी रहेगी जब आप कामों को टाइम टेबल के हिसाब से करोगे। टाइम टेबल ऐसा बनाओ जो प्रैक्टिकली फॉलोएबल हो, और जिस टाइम आपकी एनर्जी हाई रहती हो, डिस्टरबेंस ज़ीरो रहती हो, उस टाइम पे आप अपने वर्किंग आवर्स रखो, ताकि स्टिचिंग में जो क्रिएटिविटी की ज़रूरत होती है वो काम करे। भले वो रात को 12 बजे हो, आप अपनी लाइट से एक्स्ट्रा मंगवा लो कि लाइट की व्यवस्था सही हो, मत करो दिन में काम, आप रात में करो, दिन में अपना 2 घंटे सो लो। इस तरीके से आप प्लान करो कि काम आपका जो है वो डिस्टर्ब ना हो बिकॉज ऑफ थकान या बिकॉज ऑफ डिस्टर्बेंस। अगर कहने का मतलब टैगलाइन कि आप अगर घर से भी कर रहे हो, स्टिचिंग भी कर रहे हो, तो उसको इतना ही सीरियसली करो जितना आप जॉब को कर रहे थे। तो जॉब समझ के अगर करोगे कि दिन के 4 घंटे मुझे स्टिचिंग करनी है, इतनी इतनी इतनी, और इसमें मुझे 4 घंटे में 3.5 नहीं करना, तो आप कर जाओगे। और अगर आप ये सोचोगे कि घर का चल रहा है इसके साथ में करूँ, तो थोड़ा सा डामाडोल रहेगा। शुरू में आप हो सकता है थोड़ा मोटिवेशन लेवल हाई हो तो आप कर भी लो, आगे जाके वो डिसिप्लिन नहीं होगा तो बिल्कुल बिगड़ जाएगा। तो ऑप्शन दोनों हैं आपके पास करने के, लेकिन डिसिप्लिन आपको स्टिचिंग वाले में ज़रूर रखना है। और मैं पर्सनली बताऊं, मुझे ये नहीं आपने बताया कि जॉब आप क्या कर रहे थे, लेकिन अगर आपकी स्टिचिंग में हाथ साफ है तो आप उसमें काफ़ी अच्छे पैसे कमा सकते हो, जॉब से ज़्यादा। एक आया है अगला क्वेश्चन, मैम मेरे हस्बैंड का चप्पल का बिजनेस है और हमारी जो भी सेविंग्स होती है 3-4 महीने में उसको निकाल कर माल लाते हैं, सेल करते हैं, फिर वो जो सेविंग निकाल ली वो फिर नहीं रख पाते। गलती उनकी भी नहीं है, रेंट शॉप का, हमारा घर भी रेंट का है, तो वो सब निकल जाता है। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि मैं इसमें सेविंग कैसे करूं, या मेरे हस्बैंड सेविंग कैसे करें। सोचते हैं हम लोग, रख भी देते हैं सेव करके पैसे, फिर 2-3 महीने के बाद फिर बिजनेस करने के लिए निकाल लेते हैं, और लोन या किसी से उधार लेकर मेरे हस्बैंड करना नहीं चाहते, डरते हैं कि ना दे सके। तो बस मैं आपकी राय दे दीजिए, सेविंग को खर्च ना करें हम। तो देखो यहाँ पर एज ए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू आपके हस्बैंड बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। आप कहीं बाहर से लोन लोगे, मान लो आपकी सेविंग है और आपने उसको तो छेड़ा नहीं, लेकिन आपने उतने का बाहर से लोन ले लिया, तो आप उस पर इंटरेस्ट भी तो पे करोगे ना। ये मान के चलो बिल्कुल सही वो कर रहे हैं कि अगर किसी और से उधार लेने के बजाय पहले अपनी सेविंग में से निकाल लें। गलती क्या है, आप भी गलत क्यों नहीं हो। अगर हम सेविंग में से लगातार निकालते रहेंगे और वापस रखेंगे नहीं, तो वहाँ कोई कुबेर का खजाना तो है नहीं जो खत्म नहीं होगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि वहाँ भी खत्म हो गया, अब आपके पास निकालने के लिए भी कुछ नहीं है, और फिर आप जो वहाँ कमा रहे हो वो इतना सफिशिएंट नहीं है कि अपने पैरों पर खड़ा हो जाए बिजनेस, तब क्या। तो गलत आप नहीं हो, लेकिन गलत वो भी नहीं है ऐसी कंडीशन में। अब करना क्या है, सेविंग में कैसे बचाना है। देखो, मान लो आप महीने के 5,000 10,000 जो भी बचा रहे हो फिलहाल अभी तक, ठीक है, आप बचा रहे हो, आपने 2-3 महीने में एक फंड क्रिएट कर लिया। आप क्या करो, आप एक फंड बनाने के बजाय 2 फंड बनाओ। सपोज करो आप महीने के 10,000 बचाते हो, मैं ज़्यादा की बात नहीं कर रही, हो सकता है आपका इससे ज़्यादा हो सकता है इससे कम हो। आप एक मोटी रकम मान के चलो कि 10,000 रुपये मान लीजिए आप हर महीने सेव करने का टारगेट रखते हैं, ठीक है। सेविंग होती तो इसीलिए है ना कि हमारा फ्यूचर सिक्योर रहे, तो मेन बात मतलब इसीलिए मैं कह रही हूँ कि दोनों गलत नहीं हो। अब उन 10 में से आप क्या करो, 3,000 तो रखो अलग फंड में जो बिल्कुल अनटच रहेगा, आप उसमें बिजनेस के लिए भी नहीं निकालोगे, और 7,000 रखो अलग फंड में कि आपने ये सेव कर लिए, आप उनको कोशिश करोगे बचाने की, लेकिन अगर आपको लोन की ज़रूरत पड़ी या आपका बिजनेस में फंड की ज़रूरत है अपनी अर्निंग बढ़ाने के लिए, तो आप उसमें से निकालोगे। इस चीज़ को लेके रिजिड रहो, जो वो 3,000 आप डाल रहे हो, आपसे 3 भी नहीं हो रहा, आप 2,000 डालो, क्योंकि जीरो से हमेशा वो बेहतर रहेगा। 2,000 की आप SIP कर दो कि भाई ये नहीं निकालने, ठीक है ना।
उतने में आप कर जाओगे कि अगर आप 10,000 रुपये महीने वाली जोड़ में 2-3 महीने बाद आप कर रहे हो, तो अब आप 8 में 24,000 में भी वो कर जाओगे 30 की बजाय। और जो आपके 6,000 थे, जो अभी बिल्कुल ज़ीरो हो जा रही है आपकी सेविंग, वो थोड़ी थोड़ी ही सही लेकिन बढ़ती रहेगी। तो जो आपको प्रेशर महसूस हो रहा है कि भाई मैं कैसे खर्चे होने से बचाऊं, वो भी सॉल्व हो जाएगा। और जो उनके आपके हस्बैंड सोच रहे हैं वो भी अपनी जगह ठीक है, उनको भी ये है कि जब बिजनेस में ज़रूरत होगी तो वहाँ पे एक फंड उनके पास होगा। अब उन 7-8 हज़ार का जो आपने अलग प्रोविज़न रखा है, अगर उससे भी ऊपर आपको पैसे की ज़रूरत पड़ रही है और आप वापस उस पैसे को रखने की कंडीशन में नहीं आ पा रहे, लगातार ये चीज़ चल रही है, इसका मतलब आपका बिजनेस गलत दिशा में जा रहा है, या फिर इनिशियल स्टेज में है कि अभी उसमें फंड आपको डालना ही डालना है। तो भी आप यही करो कि जो 7-8 हज़ार वाला है उसमें जितना हो जाए उतना करो, धीरे धीरे ग्रो अप करो, बजाय एकदम खाली होकर सब कुछ बिजनेस में लगाने के। मेरी राय तो यही है। वैसे मैं बिजनेस बैकग्राउंड से हूँ नहीं, लेकिन जितना मेरे हस्बैंड करते हैं और जो मैं मतलब एक कॉमन सेंस से जो मैं समझ सकती हूँ कि कितना रिस्क लेना चाहिए, उस हिसाब से मैं आपको बता सकती हूँ कि जितना आप अभी सेव कर रहे हो, सेव आप उतना ही करो, लेकिन आप फंड दो बनाओ। अलग अलग बैंक्स में अकाउंट खुलवा सकते हो, या फिर आप सिंपली वो 2,000 की 3,000 जो आप छोटा सा अमाउंट एक अलग रखोगे, उसका फंड बनाओ मत, उसकी आप SIP करवा दो। तो वो हर महीने SIP में पैसे कट जाएंगे और वो पैसे आपको निकालने नहीं है, इतनी आसानी से वो निकलेंगे भी नहीं, आपका मन ही नहीं करेगा। तो आपकी दोनों चीज़ें पैरेलल पैरेलल चलती रहेंगी और आप मेंटली फ्री रहोगे और धीरे धीरे फाइनेंशियली भी मजबूत होते रहोगे अपकमिंग ईयर्स में। अब देखो एक क्वेश्चन और आया, जैसे पहले में आया था ना कि देवर नहीं कमा रहे, यहाँ पर इनके पति नहीं कमा रहे, कि मैं अपने हस्बैंड से बहुत परेशान हूँ, वो बहुत मतलब है कि कुछ कमाते नहीं है, खाली है, ना उन्हें बच्चों की फिक्र है ना फ्यूचर की, बस अपने रिलेटिव से पैसा मांगा करते हैं हमेशा। और मैं कोचिंग पढ़ाती हूँ, वो सब भी घर में चला जाता है, कुछ बचता नहीं, रेंट पे रहते हैं, बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी गुजर रही है। पति कुछ भी नहीं करते, बस दिन भर मोबाइल में लगे रहते हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। ना वो किसी को कोई एहसान मानते हैं, बट एहसान फरामोश उनकी हरकतों से बहुत घुल रही हूँ मैं, प्लीज़ कुछ बताओ। अब देखो अगर ऐसा पति हमें मिला है, कहीं ना कहीं हमारी बदकिस्मती है, लेकिन हर रिश्ते का इलाज ये नहीं होता कि आप जस्ट पीछा छुड़ा लो, ठीक है। आपके बच्चे हैं, आप कोचिंग करके अपना घर चला रहे हो, तो ठीक है, 2 में से एक मतलब बंदा जो है वो अर्न कर रहा है, परफेक्टली फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। किसी किताब में नहीं लिखा कि आदमी ही कमाएगा, औरत नहीं कमा सकती, आप कमा रहे हो, ठीक है। अब दिक्कत क्या है कि जी वो रिश्तेदारों से पैसे मांगते हैं और मतलब किसी का एहसान नहीं मांगते, ये भी आपकी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रिश्तेदारों को आप 2 टूक शब्दों में ये ज़रूर कह दें कि जिनसे भी ये उधार मांग रहे हैं, अगर इन्होंने नहीं चुकाया या ये आपके साथ उसके बाद तमीज़ से पेश ना आए, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं इनका उधार चुका पाऊँ। पहली चीज़ तो आपको ये क्लियर करनी है। दूसरी कि उन्हें बच्चों की फ़िक्र नहीं है, मोबाइल में लगे रहते हैं। इसमें भी अगेन आप सिर्फ उन्हें समझा सकते हो कि आप काम कर लो, करना ना करना अगेन वही वाली बात है कि बुद्ध भगवान हर कोई नहीं होता जो सबका मन बदल दे अपनी बातों से। आपको सिर्फ ये करना है कि जो आप कमा रही हो ट्यूशन में, अगर हो सके थोड़े ऐसे स्कूल के बच्चे पकड़ो जहाँ पे ट्यूशन फी अच्छी मिलती हो, ताकि आपका थोड़ा सा हाथ खुले। जो अभी पढ़ा रहे हो अगर उससे एक लेवल ऊपर के आप कहीं ट्यूशन ले सको, उसकी आप कोशिश कर सकते हो। आपका अगर सब्जेक्ट पे कमांड अच्छा है, आप सोफ वगैरह की तैयारी ऑनलाइन ट्यूशन के माध्यम से आप करवा सकते हो। मतलब कुल मिला के ट्यूशन ही पढ़ा रहे हो तो, लेकिन उसमें भी थोड़ा ज़्यादा पैसा आपके पास आए, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक तो दिमाग आप वहाँ चलाना शुरू करो कि ठीक है ये तो जो है सो है, मेरी अर्निंग से घर चलेगा तो वो कैसे बढ़ेगी, ठीक है जी। और बाकी उन्हें आप कहते रहो। वर्स्ट स्थिति तब होगी कि पैसा उधार लेके वो खा जाए या आपका पैसा लेके ख़त्म कर दें, तब होती है स्थिति बद से बदतर। अगर वो अकेले ये कि कुछ कर नहीं रहे, कमा नहीं रहे, पैसा मांग रहे, रिश्तेदारों से मांग रहे, तो भाई वो जाने और रिश्तेदार जाने, आपके सिर पे ऑलरेडी इतनी जिम्मेदारियां हैं। मैं मानती हूँ कि अगर पति साथ हो यार लाइफ आसान हो जाती है। और आप थक हार के बाहर से आ रहे हो और जिसका कंधा आपको चाहिए रेस्ट करने के लिए, वो खुद आपके लिए एक सरदर्दी बना हुआ है, तो मैं मानती हूँ कि ये बहुत ही गंदी वाली परिस्थिति हो सकती है शादी में। लेकिन हमेशा लाइफ सबके लिए एक सी नहीं होती।
किसी की शादी में इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, किसी में पति पत्नी सही चल रहे हैं लेकिन इन लॉज की वजह से दिक्कत है, कहीं पे इन लॉज भी हैं, पति पत्नी भी ठीक है, सब कुछ चल रहा है लेकिन पैसे नहीं है। तो प्रॉब्लम सबकी लाइफ में है, बट पॉजिटिव थिंग ये है कि फिर भी इंडियन समाज में आज भी लोग शादियां निभा रहे हैं, रह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और अच्छी बात यह है कि ठीक हो भी जाती हैं चीज़ें समय के साथ साथ थोड़े दिन बाद, है ना। तो मेरा जो मेन वो है समझाने का हर प्रॉब्लम में ये है कि जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रहते हुए उनकी प्रॉब्लम्स को उनके बीच में ही आप हो, लेकिन फिर भी आप अपना मेंटल पीस मेंटेन करते हुए और जिस खराब स्थिति में आप फंस गए हो उससे धीरे धीरे कैसे आप निकल जाओ, मेरी कोशिश सिर्फ इतनी है। तो मुझे जितनी आपकी प्रॉब्लम समझ में आ रही है, तो देखो इमोशनल प्रॉब्लम जो है वो तो लेगी टाइम, आप समझा ही सकते हो और उसमें भी कोई गारंटी नहीं कि वो कितना और कब तक बदलेंगे। लेकिन जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उसमें आप कर सकते हो कि जो कोचिंग वाले आप बच्चे ले रहे हो, थोड़ा सा आप उसमें प्लानिंग करो कि कहाँ से और कहाँ के बच्चे मैं कौन सी क्लास के या कैसे करूँ कि अगर आज मैं 20,000 कमा रही हूँ तो वो 40 हो जाए। ठीक है, तो जब आप इस तरफ सोचना शुरू करोगे ना, तो आप विश्वास करो आपको आइडियाज आएंगे, मौके भी मिलेंगे। तो आप अपनी अर्निंग बढ़ाने पे इस टाइम पे ध्यान दो, ताकि घर गृहस्थी जो है वो स्मूथ चले। रेंट का घर है, कल को अपना घर भी बनाओगे आप, तो उसके लिए आपको अर्निंग बढ़ाने पे फिलहाल ध्यान देना है। पति नहीं कर रहे काम, ये एक मुद्दा हो गया, छोड़ दो उसे, क्योंकि आपके कहने से वो करेंगे भी नहीं। अब आप क्या कर सकते हो, आप उस पर विचार करो और अपनी लाइफ को धीरे धीरे आगे खींचो जब तक सब चीज़ें ठीक ना हो जाए। अब आज का ये लास्ट क्वेश्चन है कि मैम मेरा हस्बैंड बहुत ज़्यादा परेशान करता है मुझे, मतलब कि बहुत टॉक्सिक है, हर बात पे प्रॉब्लम, और चीट भी करते हैं मुझे, जैसे कि ड्रिंक और भी बहुत कुछ। मेरा मन भी नहीं करता उनके साथ रहने का। बट एक बेटी है 7 साल की, शादी की वो 8 साल हो गए हैं, पर अभी तक उनको सुधरने का कोई मन नहीं है। सब कुछ करके देख लिया बट कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। मेरे घर वाले भी इस बात पर उतना सपोर्ट नहीं करते और मेरे ससुर भी मेरे साथ रहते हैं, वो भी मुझे पागल कर देते हैं। हर बात पर प्रॉब्लम, कहीं जा नहीं सकते, किसी से बात करो तो प्रॉब्लम, हस्बैंड बेटी से कोई भी ऊंच नीच बात करो तो प्रॉब्लम, कहीं अगर हस्बैंड के साथ घूमने जाओ या मार्केट जाओ तो प्रॉब्लम। हालांकि उनको मेरे सिवा कोई नहीं पूछता। 2 बेटी हैं शादीशुदा, एक बड़ा बेटा है शादीशुदा। ना बेटा ना बड़ी बहू कोई मतलब रखते नहीं उनसे, फिर भी मैं ही बुरी। अब आप ही बताइए मैम कि मैं क्या करूं, किसी भी तरह से मेरा मेंटली ठीक नहीं रह पा रही हूँ। तो ऐसी कंडीशन ना बहुत जगह होती है कि जो बच्चा काम कर रहा है पेरेंट्स का, अक्सर उसी की बुराइयां होती रहती हैं, और जिनके पास वो नहीं रह रहे उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होती। इसीलिए मुझे लगता है कि ये ट्रेंड बन गया, अब कोई भी अपने माँ बाप को अपने साथ रखने में ना इंटरेस्टेड नहीं होता। कई बार परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि हमें उनसे अलग रहना पड़ता है, और कई बार कुछ लोग सुरते हो जाते हैं कि न रखेंगे तो नुकसान हो जाएगा, है ना। तो ये स्थिति आजकल मुझे लगता है इसीलिए बन रही है कि जो साथ रह रहा है कर रहा है, कहीं ना कहीं वो एक्स्ट्रा एफर्ट भी डाल रहा है और उसी को फिर बुराइयां मिल रही हैं। ऐसे अनगिनत केस मेरे सामने होते हैं। ठीक है, अब इसका हम क्या कर सकते हैं। आपके जो ससुर जी का है, पहले उनकी बात करते हैं कि ससुर जी का जो सीन है, एक एज के बाद आदमी पक जाता है। आदमी इन सेंस इंसान, औरत भी, तो वो पक जाते हैं। अब आप कितनी भी कोशिश करोगे ना उनको चेंज करने की, वो चेंज नहीं होंगे। तो जैसे एक बच्चा होता है ना, रामचरितमानस में एक चौपाई है, उसका अर्थ यही है कि एक वृद्ध, एक बच्चा, एक पागल और एक रोगी, वो सामने वाले की स्थिति नहीं देखते, उनको सिर्फ अपना पता चलता है कि वो क्या फील कर रहे हैं, उनको क्या चाहिए। तो ये दोहा या चौपाई जो है वो बिल्कुल अक्षर सत्य हैं, जितने भी ग्रंथों में लिखी गई हैं। ये फैक्ट होता है कि जैसे जैसे आदमी बूढ़ा होता है, इंसान उसको नहीं समझ में आता कि सामने वाला बच्चा मेरा कैसा फील कर रहा होगा। कई बार हो जाती हैं चीज़ें, तो उनको वो, अब मैं बताऊं, उसमें उनकी गलती नहीं होती। वो इतने अंदर से थक चुके होते हैं, फिजिकली उनका शरीर साथ नहीं दे रहा होता। हमें भले लग रहा हो कि सीधे खड़े हैं, चल रहे हैं, लेकिन जो 60 65 70 साल की उम्र में सीधा खड़ा चल रहा है, सोचो वो अपनी जवानी में कितना स्ट्रांग रहा होगा। तो शरीर की कैपेसिटी कम होती है, वो एक इरिटेशन रहती है। दूसरा क्या होता है कि जो आप कह रही हो कि मार्केट जाओ या कहीं जाओ तो मुंह बन जाता है, उनको कहीं ना कहीं लेफ्ट आउट सा फील होता है पेरेंट्स को कि भाई मैं यहाँ रह गया और ये चल दी।
ये बिल्कुल नॉर्मल है। अगर वो पर्पजली भी बैठे हैं कि नहीं मुझे फील नहीं करना ना, वो तब भी होगा। और ऐसा एक क्वेश्चन आया था, शायद मैं मिस कर गई उसको, कि मैं जरा सा बाहर भी जाऊंगी ना तो मुंह बन जाता है, और हर जगह उनको लगता है सास ससुर को कि साथ लेके जाए उन्हें, है ना। तो ऐसे में मैं क्या करूँ कि कई बार मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम तो अकेले भी मिलना चाहिए। तो उसमें इन लोगों का जो, बूढ़े लोगों का जो स्टैंड होता है ना, वो यही होता है कि उनको लेफ्ट आउट सा फील होता है कि भैया ये अपने अपने में मगन हो गए और मैं यहाँ पड़ा हूँ। अगर उनके पास कोई अच्छा टाइम पास हो, या आप ऐसी व्यवस्था कर दें कि वो भी अकेले जा पाए, तो शायद इरिटेशन लेवल कम हो जाए। या फिर ये कर सकते हो कि आप 10 बार बाहर जा रहे हो, तो 10 में से 5 या 6 बार आप अकेले जा रहे हो, तो 3-4 बार एटलीस्ट उनको भी ले जाओ। ऐसे भी पेरेंट्स मैंने देखे हैं कि आप 5-6 बार की कह रहे हो, 10 बार जा रहे हैं, तो 10 में से 10 बार ही उनको साथ जाना है। अगर 9 बार साथ ले गए और 1 बार हस्बैंड वाइफ चले गए ना, तो उसी पे बात का बतंगड़ बन जाता है। ऐसे रियल लाइफ केसेस मैंने देखे हैं। तो सोचो वो लोग कैसे हैंडल कर रहे होंगे। तो आप तो उनको छोड़ के जा रहे हो, ठीक। तो आप छोड़ के जब जा रहे हो और फिर वो मुंह बना रहे हैं या कुछ डायलॉग बाजी कर रहे हैं, उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहो कि भैया हम उन्हें छोड़ के आए हैं, वो कुछ ना कुछ कहेंगे। एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो। अब यहाँ पर तो आपके ससुर की बात हो गई, ठीक है जी। अब जो बाकी नहीं पूछते वो भी मैंने आपके साथ क्लियर कर दिया कि ट्रेंड ही यही चल रहा है। अब आपके पति जो हैं कि भाई वो ड्रिंक भी कर रहे हैं, वो आपको चीट भी कर रहे हैं, सुधर नहीं रहे, आपके मायके वाले भी सपोर्ट नहीं कर रहे। आप देखो, अगर हमारे शादी के बाद हमारे पति से प्रॉब्लम होती है, हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। ऑप्शन तब होंगे जब हमारे पास, जब वो हमारा पति नहीं होगा हमारे साथ, तो हमें कोई रोटी कपड़ा खिलाने वाला हो। तो अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल होंगे, तो ऐसी कंडीशन आने की संभावना भी कम हो जाती है, और आ भी जाएंगी तो भी आप उन्हें डील करने के लिए तरीके आपके अलग होंगे। क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं अलग हो भी गई, इन्हें छोड़ भी दिया या इन्होंने मुझे नहीं भी दिया, तो एटलीस्ट मैं खाना खा लूंगी अपने पैसों से। अब आपको सहारा किसका है? आपके मायके वालों का। मायके वाले आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, तो वहां भी आपका ऑप्शन खत्म हो गया। अब आपको रहना इसी घर में, ठीक है जी। तो दो ऑप्शन है, या तो आप अपने पैरों पर काबिल होकर खड़े हो, क्यों ड्रिंक करने का और परेशान करने का, टॉक्सिक होने का यहाँ तक समझ में आता है कि आप उन्हें इग्नोर करो, ये करो वो करो। लेकिन मेरे हिसाब से चीट करने वाला जो ऑप्शन है ना भाई, वो माफ करने लायक नहीं होता। तो अगर आपको सामने के सामने पता है कि आपका पति आप पे चीट कर रहा है, तो ऐसे आदमी के साथ आप रह रहे हो, तो बस सोच के रह रहे हो कि भाई मेरी मजबूरी है रहना। और जब आपने ये सोच लिया कि मैं मजबूरी में रह रही हूँ, तो फिर उससे एक्सपेक्टेशन आपकी हो जाती है ज़ीरो, ठीक है ना। तो जब एक्सपेक्टेशन ज़ीरो है कि वो आदमी आपका है ही नहीं, तो अब आप क्या अपने खाने पीने पहनने के बदले में उसके पिताजी की, उसके घर की देखभाल सेवा कर रहे हो। आप अपने घर में रह रहे हो, चीट कर रहा है बाहर जाके कर रहा है, ठीक है। घर में आता है, आप बिल्कुल फ्री हो ये कहने के लिए कि भाई जब तुम चीट वहां पे कर रहे हो, तो जो करना वही करो, मुझसे तो कोई मतलब नहीं तुम्हारा। घर की जिम्मेदारी है वो मैं उठा रही हूँ एज अ पत्नी, एज अ बहू। बस जो पति पत्नी का रिश्ता होता है वहां पर हमारा कुछ नहीं है, क्योंकि आपको तो जो करना आप बाहर ही कर रहे हो। तो आप वहां पे अपना स्टैंड ले सकते हो कि ठीक है भाई ऐसे नहीं चलेगा। ये तो आप कर ही सकते हो ना, घर में आप उसी में रह रहे हो। बाकी मैं तो हर लड़की को सलाह यही देती हूँ, पिछली बार भी यही बात आई थी कि इंडिपेंडेंट बनो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनो। आपको थोड़ी रिस्पेक्ट, थोड़ी डिसीजन मेकिंग अपने आप अंदर से आएगी, तो वो चीज़ें बदलती हैं। स्थिति औरतों की खराब ही इसलिए है इतनी ज़्यादा, क्योंकि वो कभी पिता पे आश्रित हैं, कभी भाई पे, कभी पति पे, उसके बाद बच्चों पे। जिस दिन औरत अपने पैरों पे खड़ी होती है, वो अच्छे डिसीजन ले पाती है, परिवार के लिए अच्छे फैसले लेने के साथ साथ उनके लिए भी अच्छा ही रहता है, क्योंकि कमा के कौन कहाँ ले जा रहा है, अल्टीमेटली काम परिवार के आना है। लेकिन जो एक वो होती है ना इनसिक्योरिटी सी, एक हमेशा घेरे रहती है कि अगर बोले तो ये निकाल देंगे, फिर हम कहाँ जाएंगे, वो स्थिति बहुत बदतर है। तो आपको पैरों पे खड़ा होने का सोचना चाहिए कि अब आप इस कंडीशन में घर में रह के पैसे कैसे कमा सकते हो। या फिर बिल्कुल ही अगर कोई क्लूलेस हो कि पैसे नहीं कमा सकते, तो फिर वही है कि भाई ठीक है, एज अ पत्नी आप अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहो। उसको ट्रैक पे लाने का तरीका यही है कि जो करना है कर, मेरे से तेरा मतलब नहीं है कोई। तो कुछ ना कुछ तो आपको उसे कहना चाहिए। जब चीट भी कर रहा है, चलो ड्रिंक व्रिंक का तो यह कर रहा है ठीक है, मना कर दिया है मान लिया ठीक है, नहीं माना नहीं ठीक है,
या बेइज्जती कर रहा है, कुछ है, तो वो चीज़ें होती हैं डील करने के लिए कि अब ये ऐसे कर रहा है, इसको चेंज कैसे करना है। लेकिन जो आदमी धोखा दे रहा है उसको आप क्या ही चेंज कर लोगे, और उसे चेंज करके क्या ही करना है। जो किसी एक का होकर नहीं रह सकता वो क्या ही करेगा, उस आदमी की तो मेरे लिए कोई वो ही नहीं है ना है, बेकार है वो, जो किसी एक का होके नहीं रह सकता। घर में एक पत्नी बैठी है और दूसरी जगह मुंह मार रहा है, दो पैसे का नहीं होता वो आदमी। अब यहाँ पर जी ये एपिसोड ख़त्म होता है। होप करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। और इसके अलावा आपको जो इसमें क्वेश्चन है, मैं कोशिश करूँगी कि टाइम स्टैम्प के साथ पिन्ड कमेंट में आपको मिल जाए। तो अगर इसमें 8-10 क्वेश्चन आए हैं और आप उसमें से किसी एक क्वेश्चन को देखोगे जाके, तो आपको पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। आप उस पर टैप करोगे, सीधे आप वीडियो के उस हिस्से पर पहुँच जाओगे। ठीक है जी, तो ये एपिसोड यहाँ ख़त्म होता है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।